एसिड बेस एंड सॉल्ट के हम फोर्थ पार्ट पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम बेस को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले पार्ट में जो पार्ट 3 था क्लास 7 एसिड बेस एंड सॉल्ट का, इसमें हमने एसिड को डिटेल से चर्चा की थी। एसिड के बारे में जितने भी आपको पढ़ने थे सभी बातें एसिड के बारे में बता दी गई थी। प्रॉपर्टीज़ हो, उनके टाइप्स हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, मिनरल एसिड हो, इनऑर्गेनिक को मिनरल कहते हैं, और कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड क्या है, डाइल्यूट बनाते हैं एसिड को। तो अब आते हैं, एसिड तो हमारा खत्म हो गया, अब आते हैं बेस पे, ठीक है ना। और फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ एसिड बेस का डिफिनेशन दे दिया गया था। ये बात मैंने पिछले पार्ट में भी कही थी कि फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया था एसिड बेस और इंडिकेटर का। यहाँ पे हमने एसिड और बेसिस क्या थे वो हमने बता दिए थे, एसिड बेस के डिफिनेशन भी लिखा दिया गया था, और क्या थे मेन कंसेप्ट जो था वो बेसिस का दे दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पिछले पार्ट में भी मैंने यही कहा था, एसिड जिसमें पढ़ा रहे थे कि एसिड के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे चलेंगे, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि बेसिस के बारे में फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया है, अब हम प्रॉपर्टीज और बेस के बारे में चलेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और आप जो हमारा सब्सक्राइब का चैनल में जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसके बगल में आपका मेरा चैनल का नाम है, हमारा चैनल का नाम है GPRS लर्निंग, उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लास 7 एसिड बेस एंड सॉल्ट में सारी वीडियोस को। सेकेंड पार्ट में हमने इंडिकेटर को डिटेल में बताया था, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे। बेसिस है बीटर टेस्ट, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टी है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गए बेसिस के, उसको हम यहाँ पे थोड़ा कलेक्ट करके लिखे हैं, ठीक है ना। ये जो हमने बहुत कुछ प्रॉपर्टीज तो पहले ही डील कर किया जा चुका है पिछले पार्ट्स में, उसके बारे में डिटेल से डील किया जा चुका है, लेकिन हमको प्रॉपर्टीज चूंकि कलेक्ट करना है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिस है बीटा टेस्ट, यानी कि बेस का जो टेस्ट कहता होता है, बेस का टेस्ट होता है बीटर टेस्ट बोले तो बीटर टेस्ट होता है किसका, बेस का। ये हमने जिसमें डिफिनेशन लिखा है तो उसमें बताया था, एग्जांपल देके भी बताया था कि उसका टेस्ट किस प्रकार से बीटर होता है। साबुन का जो हमने एग्जांपल दिया था वो आपने चखा तो नहीं, एक बीटर मतलब तीता होता है, ये मिर्ची वाला तीता से अलग तीता है। ये हमने वहाँ पे आपको रिकॉल, ये हमने आपको वहाँ पे फील करवाया था, कब, जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है ना। सेकंड है बेसिस फील सोपी टू टच। सोपी टू टच मतलब सोपी जैसा, सोप मतलब साबुन जैसा, स्लिपरी कह सकते हैं। सोपी टू टच यानी कि स्लिपरी होता है। साबुन है, साबुन में मैंने बताया था ना फर्स्ट पार्ट में कि साबुन में बेस है, तो इसका स्लिपरी टू टच भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कि वो स्लिप करता है, साबुन स्लिप करता है ना, उस तरह का टच होता है। फील टच कैसा है, स्लिपरी है। टेस्ट कैसा है, बीटर है। और टच बोले तो टच कैसा है, स्लिपरी है। तीसरा है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। सेकेंड पार्ट में हमने इंडिकेटर्स को जब डिटेल से बात की थी तो उस समय लिटमस इंडिकेटर पे भी बात हुई थी, डिस्कस किया था। तो वहाँ पे लिटमस इंडिकेटर में मैंने बताया कि बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं और एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, वहाँ पे डिटेल से बात हुई थी। तो इस लगभग ये सब जो 3 पॉइंट आपका ये सब जो है ना आपका पहले ही डील किया जा चुका है, बस उसको हम प्रॉपर्टीज में कलेक्ट करके यहाँ पे बता रहे हैं। चौथा है बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट है। बेस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेस का जो सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कहने का मीन्स कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, यानी कि वो कंडक्टर है। जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है वो कंडक्टर हो जाता है। हमने आयरन और वुड का एग्जांपल लेके बताया। एसिड में भी यही सेम प्रॉपर्टीज था, एसिड में भी यही सेम प्रॉपर्टीज था, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम पिछले पार्ट में एसिड पढ़ा रहे थे तो वहां पे भी मैंने बताया एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फिर भी जितनी बातें हैं सभी बातें पहले ही बताया जा चुका है, इसे डिटेल में बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम सबको रिकॉल कराते जा रहे हैं, आपको समझ में आता जाए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कहने का मीन्स एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था जब पिछले पार्ट में, और वहां पे एसिड को हमने क्या कहा था, वो इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। उसी तरह से बेस भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। बेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। पूछेगा बेस क्या है, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन दे दे बेस क्या है, बेस में बेस इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट पे क्लिक कीजिएगा। तो बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन रख देंगे और करंट पास करेंगे उसके थ्रू तो पास हो जाएगा। पांचवा है बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बस वही जस्ट उल्टा चीज है।
ये वही जस्ट उल्टा चीज है जो हमने एसिड में कहा था। एसिड का भी प्रॉपर्टीज में कहा था क्या, एसिड में कहा था क्या, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यही वही चीज यहाँ पे है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक ही बात है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। हमने वहां पर रिएक्शन लिख के भी दिखाया था, एसिड में भी यही बात थी पिछले पार्ट वाले एसिड में। तो हमने रिएक्शन लिख के दिखाया था क्या, एसिड प्लस बेस बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना, ये हमने लिख के दिखाया था। अब यहाँ पे कह रहा है बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, पहले बेस लिखो चाहे एसिड को, एक ही बात है, ठीक है ना। उसको बस घुमा फिरा के यहाँ पे सेंटेंस को लिखा गया है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज तो बेस का भी है, इसमें भागीदारी बेस का भी है, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिएक्शन सेम है, जो हमने एसिड में रिएक्शन दिखाया था वही रिएक्शन सेम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम याद है ना, जो पिछला वीडियो देखे होंगे उनको नाम याद होगा, उसको नाम क्या होगा, याद होगा, और नहीं देखे होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, ठीक है ना। और हमने डिटेल से तो बताया नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, नहीं मालूम है तो यहाँ हम बता देंगे, नहीं कह देंगे। आप देखना चाहते तो पिछले आप पार्ट देख लीजिए, नहीं तो हम बताते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमने पिछले पार्ट में ये भी कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपका एक टॉपिक भी है, इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये आपका लास्ट टॉपिक है, आप बुक में देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका लास्ट टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही आपका लास्ट टॉपिक आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, इस पे स्पेशल से वीडियो बनेगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इतना से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म नहीं हो जाता, इसको बढ़िया से रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात आई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो यही जानिए कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, या कहीं बेस और एसिड रिएक्ट करता है, एक ही बात है, तो बनता क्या है, सॉल्ट और वाटर बनता है। यही सॉल्ट और वाटर, वाटर का फॉर्मूला हमने बता चुका है आप लोगों को, H2O, पहले पार्ट्स, पिछले कुछ पार्ट्स में मैंने बताया है। और भी धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेंगे ना, तब हम कुछ और फॉर्मूलाज आपको देंगे याद करने के लिए। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हो गया, समझ गए। अब हम बेस है क्या, कौन कौन बेस है, कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। हमने एग्जाम्पल जिस तरह से लिखा है उस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको कंसेप्ट देना पड़ेगा कि जो भी मेटल का ऑक्साइड है, जो भी मेटल का हाइड्रोक्साइड है, वो क्या है, वो सभी बेसिक इन नेचर में है। लेकिन आपने अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपके अभी सिलेबस में है नहीं, आप अभी जूनियर क्लासेस में है। बेसिक कंसेप्ट आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड उस तरह से हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको हो सकता है समझ में ना आए। हम जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप पढ़िएगा 8th क्लास में, तब फिर 10th क्लास में भी फिर इस चैप्टर को पढ़ना है, तब वहां पे आप अच्छे से समझ जाइएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एग्जाम्पल लिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इस तरह का मतलब एरो है, मतलब ऊपर का चीज नीचे लिखाते जा रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या पता चल रहा है आपको, सभी एग्जाम्पल में हाइड्रोक्साइड 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 है, यानी कि जितना भी हाइड्रोक्साइड है, जितना भी हाइड्रोक्साइड है वो सभी बेस होते हैं। जितने भी हाइड्रोक्साइड है सभी बेस है, जिसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड रहे सभी बेस है। लेकिन 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 सुन लो, ये सभी क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। अब मेटल होना चाहिए, मेटल क्या होता है, मेटल से नॉन मेटल तो आपको 8 में पढ़ना है, तो हल्का सा बता दें। मेटल जैसे आपका अल्युमिनियम, आयरन, ये सब मेटल है, ठीक है ना। और मेटल जो नहीं है वो नॉन मेटल है। तो आपको नाम याद रख लीजिए, ये सब जो मैंने लिखा है ये सभी क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल हो जाता है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन नहीं लिख दीजिएगा, कुछ भी नहीं लिख देना। ऐसे आपने अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा नहीं है, इसलिए वो हम यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। आपको बस ये नाम याद ही करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपका क्या है, केमिकल नेम है, केमिकल नेम है सभी आपका, ठीक है ना। कॉमन नेम भी होता है, सबका कॉमन नेम तो आपको जाना नहीं है, एक का जानना है, वो मैंने लिख भी दिया है। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं ये सभी बेस हैं। एक लेते हैं, दूसरा है ऑक्साइड, ये सभी ऑक्साइड, ये भी मेटल होना चाहिए, और इसका भी जी ऑक्साइड होगा वो भी बेस होगा। अब नाम यहाँ आसानी से याद रख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सभी बेस हो गए। सोडियम ऑक्साइड
पोटासियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी बेस हो गए। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जितने भी मैंने नाम लिखा है ये सभी केमिकल नेम है और इन सभी का सभी केमिकल क्या है, बेस है। सभी केमिकल क्या है, बेस है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये इस कैटेगरी में नहीं आता, ये हाइड्रोक्साइड का बना दिया, ये ऑक्साइड का बना दिया, कार्बोनेट का। एक है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हाइड्रोजन के जगह पे हम बाय लिखते हैं, बी आई। बहुत सारे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा 8, 9, 10, 11 तो आपको बहुत जगह पर जब जहाँ पे हाइड्रोजन करके कुछ रहेगा वहाँ पे हम बाय का यूज कर लेते हैं। जहाँ हाइड्रोजन के बाद भी कुछ रहे वहाँ पे हम बाय का यूज कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं बाय कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सो बाय कार्बोनेट। जहाँ पे भी बाय लगा रहे, बाय कुछ या बाय सल्फेट तो वहाँ पे हाइड्रोजन, तो वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इसलिए मैंने दो नाम इसका लिख दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम, ये तो केमिकल नेम हो गया, ये क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया ये। और इसका कॉमन नेम हो गया ये कॉमन नेम, कॉमन भाषा में जो घरेलू नाम और केमिकल वाला नाम, केमिस्ट्री वाला नाम। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा घरेलू नाम है, बेकिंग सोडा। पूछे आपको बेकिंग सोडा भी आप जान रहे थे, अब बेकिंग सोडा, अब ये आपने जान लिया कि बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहें, एक ही नाम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है ना, आपने ये जाना। अब बेकिंग सोडा आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ना भी है। बेकिंग सोडा कहाँ पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। इसी चैप्टर में कहाँ पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में हमको पढ़ना है बेकिंग सोडा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने कह ही दिया है कि वीडियोस बनेगी तो वहाँ पे इसकी चर्चा होगी। तो ये थे बेसिस के प्रॉपर्टीज, और इसको कॉपी निकालिए और जल्द से जल्द पॉज करके वीडियो नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया तो अब एक और बात पे बात करते हैं। ये हमने यहाँ पे मिटा दिया और यहाँ पे एग्जाम्पल्स को मैंने रहने दिया क्योंकि एक बात को, एक टॉपिक को समझाना है। एक जो आपको जानना है वो है कि बेस, ये सारे बेस हैं, मैंने बेस का सभी का नाम लिखा है, ये नाम आपको लिख लेनी चाहिए बढ़िया से एकदम कॉपी में। तो जितने भी बेस हैं, अब प्रश्न यहाँ पे एक उठता है कि वाटर में सॉल्युबल होने का, चीनी वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो आप आंसर होगा कि चीनी वाटर में सॉल्युबल है। कैसे है, आप चीनी को वाटर में यानी कि पानी में घोलाते हैं, मिलाते हैं, नहीं भी मिलाते हैं, रख देंगे कुछ देर तक, बहुत देर तक रख देंगे तो अपने आप सॉल्युबल हो जाएगा, उसका पार्टिकल उसमें, उसके चीनी नहीं दिखेगा, वाटर में घुल जाएगा। तो शुगर क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। सॉल्ट, नमक, वो भी वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि वाटर में जो घुल जाए वो वाटर में सॉल्युबल है। बालू ले लीजिए, बालू, बालू क्या वाटर में सॉल्युबल है, कितनों घुलाते रहिएगा, कितनों छोड़ दीजिएगा, जैसा था बालू वैसा ही रहेगा, पानी में नहीं घुलेगा। तो सैंड जो बालू वाटर में नॉन सॉल्युबल है, यानी कि सॉल्युबल नहीं। अब यहाँ पे देखना है कि बेस क्या वाटर में घुल सकता है या नहीं घुल सकता है, बेस वाटर में घुल सकता है या नहीं घुल सकता है। तो बेस वाटर में घुलता भी है, बेस वाटर में घुलता भी है और नहीं भी घुलता है, सॉल्युबल भी होता है बेस और नहीं भी घुलता है, यानी कि इनसॉल्युबल भी होता है। किसमें, वाटर में, किसमें, वाटर में सॉल्युबल भी होता है, इनसॉल्युबल भी होता है। अब कुछ बेस जो है जो सॉल्युबल भी है, वैसा बेस जो सॉल्युबल हो वाटर में, वैसा बेस जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो, उसका अलग से नामकरण कर दिया गया है, उसको अलग से नाम रखा गया। वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको हम लोग कहते हैं अल्काली, अल्काली, क्या कहते हैं, अल्काली। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए कितना एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप अच्छा आसानी से समझ लें। डायरेक्ट हम अल्काली कह देते तो समझ में नहीं आता। वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको अल्काली कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं बेसिस विच आर, ऐसे सिंपल लिखिए पहले, तभी अल्काली क्या हो गया, जो वाटर में सॉल्युबल है,
जो वाटर में सॉल्युबल है वैसे बेस को हम अल्काली कहते हैं। वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल है उसको अल्काली कहेंगे। यानी कि वाटर में जो सॉल्युबल है उसको वैसे बेस को हम अल्काली कहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस। अल्काली क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल बेस। अल्काली क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल बेस। डिफिनेशन बनाना चाहें, द बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काली। एमसीक्यू में पूछ दे, एमसीक्यू में पूछ दे वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड, उसको क्या आंसर देंगे? अल्काली। ठीक है ना? तो वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको अल्काली कहते हैं। यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस को अल्काली कहते हैं। द बेसिस, डिफिनेशन लिख लो, डिफिनेशन लिख लो, द बेसिस विच आर, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, the bases which are soluble in water are called are called alkali, are called alkali। the bases which are soluble in water are called alkali। मैंने वही चीज लिखा है, वाटर सॉल्युबल बेस जो वाटर में सॉल्युबल है वैसे बेस को हम क्या कहेंगे? अल्काली। जो इनसॉल्युबल है उसको आपको अभी नहीं जानना है, हमको जानना किसको है? वाटर सॉल्युबल बेस को जानना है, वाटर सॉल्युबल बेस को जानना है। यानी कि हमको अल्काली पढ़ना है, बेस तो पढ़ना ही है, बेस में क्या पढ़ना है? अल्काली पढ़ना है। और अभी जो हमने इतना इतना एग्जाम्पल आपको दे दे के समझा दिया, ये सभी अल्काली हैं। ये सभी क्या हैं? अल्काली हैं। ऑल आर अल्कालीज। सभी क्या है? वाटर में सॉल्युबल है, सभी वाटर में घुल सकते हैं, इसलिए ये सभी वाटर सॉल्युबल हैं, सभी अल्काली हैं। ठीक है ना? ये जो हमने एग्जाम्पल दिया ये क्या है? क्या है? सभी अल्काली। तो इस चीज को भी आप राइट डाउन कर लीजिए, डिफिनेशन लिख लिए होंगे एंड नहीं किए तो रिज्यूम करके लिखिए पहले आप। अब जो हमने एग्जाम्पल दिया, जितने भी अभी एग्जाम्पल्स दिए वो सब एग्जाम्पल्स का हमको अभी जानना है कि वे कहाँ पाए जाते हैं। ये तो आपका केमिकल नेम हो गया। केमिकल नेम आपने नहीं सुना होगा पहले, और शुरू से मैंने बताते रहे कि साबुन में बेस, और भी मैंने एग्जाम्पल्स एवरीडे लाइफ का ज़्यादातर एग्जाम्पल हमने दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। जैसा कि पार्ट 1 में है साबुन का, और भी चीज़ें को एग्जाम्पल्स मैंने दिया, सोप वाटर में, चूना के पानी में। तो ये सब जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ में मैंने एग्जांपल दिया कि आप डे टू डे लाइफ में देखिए बेस क्या है। और इतना देर से तो आप समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया केमिकल नेम करके सभी, तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए हो कि ये सब कौन बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन कौन बेस आ गया। तो अब यहाँ पे हम आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और बताएंगे कि कौन बेस, इतने सारे जो बेसेस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि जिस जगह पे बेस है उसी का केमिकल नेम बस बना दिया गया है केमिस्ट्री में। ठीक है ना? तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे एंड जोड़ा है तो 6 हो गया। ये 6 एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तो आपको याद रखना ही रखना है, रखना ही रखना है। और जो मैंने दिया उस यहाँ पे मैंने दिया था ना, तो उस सबको भी याद रखना है, ये सबको याद रखना है। ठीक है ना? अगर वो पूरा नहीं याद रख सकिएगा तो ये 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 को याद रखना ही पड़ेगा, और वो सब रखे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल में लिया था। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोप वाटर में पाया जाता है। सोप वाटर मतलब पानी किसका? सोप मतलब साबुन का पानी। अब साबुन का पानी में सोप वाटर, सोप ही कर सकती है, सोप कहिए, साबुन में पाया जाता है। ठीक है ना? साबुन में पाया जाता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब क्लियर हुआ ना कि सोप में तो बेस, साबुन में बेस रहता है, लेकिन ये कहाँ से आ गया? ये सब बाबू केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम कर दिया गया। ये सोप में हमको फाउंड होता है, फाउंड इन। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? लाइम वाटर में। लाइम वाटर में, लाइम मतलब क्या होता है? लाइम मतलब होता है चूना। चूना का नाम सुने होंगे जी, लाइम वाटर। दीवार में तो चूना करते हैं, वही चूना। लाइम वाटर मतलब चूना पानी। चूना पानी बनाते हैं ना, घोल बनाते हैं ना, चूना पानी दीवार में पेंट करने के लिए, चूना करने के लिए। तो उसी लाइम वाटर में जो पानी बनाया जाता है उसी को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम में। और वो लाइम वाटर में ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन आपको जानना है हायर क्लासेस में, 8 में ही जान जाइएगा किस प्रकार से लाइम वाटर से हम बनाते हैं। पहले लाइम वाटर से कैसे बनाया जाता है, उसमें बहुत सारा हीट भी आप देखे होंगे प्रोड्यूस होता है।
तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर में रहता है। और कैसे बनते हैं वो तो रिएक्शन आपको जानना नहीं है, पहले हीट देते हैं, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है किसमें? अमोनियम है तो नाम से पता चल रहा है, जिसको अमोनिया सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसको अमोनिया सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये विंडो क्लीनर्स में पाया जाता है, विंडो क्लीनर से पाया जाता है। ये खिड़की साफ करने वाला विंडो क्लीनर होता है ना, वो बेस होता है। वो क्या होता है? बेस होता है विंडो क्लीनर, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉशिंग सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉशिंग सोडा में, और सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा में, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट में वॉशिंग सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा में क्या पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है? वॉशिंग सोडा में। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए सो इम्पोर्टेंट, एंड पॉज करके इसको लिखना नहीं भूलिएगा, इससे बहुत एमसीक्यू आ सकते हैं। सोप में कौन सा बेस है? दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, दे देगा बोथ, बोथ 1 और 2 दोनों है, तो बोथ पे क्लिक करना है। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू में, ठीक है ना। लिखिए इसको। तो अब देखिए, जिस प्रकार से एसिड में हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग का में सेंस क्या है, वो हमने जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ा तो वहाँ पे बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, जिसमें एसिड का कंसेंट्रेशन अधिक हो, कहने का मीन जो स्ट्रॉन्ग है एकदम एसिड, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसी प्रकार से जो चीज़ एसिड में है बस वही काम बेस में भी है। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, मीनिंग हमने बता दिया है, ठीक है ना। एसिड में जो मीनिंग बताया वही चीज़ बेस में होगा, ठीक है ना। उसी तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का हमने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो कहाँ पाया जाता था? सोप में। तो ये दोनों जो है मेन बेस है, और मेन बेस भी, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और देखिए वीक बेस, वीक बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी क्या है? वीक बेस। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्लासिफाई कर दिया बेस को। अब आपको नाम याद करना है, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन बेस पाए जाते हैं, वीक बेस में कौन कौन बेस पाए जाते हैं। ऐसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जब पढ़ा रहे थे पिछले पार्ट 3 में एसिड के बारे में। तो ये आपका हो गया। और इस प्रकार से हम जो है एसिड और बेस पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों के हेल्प से एसिड और बेस दोनों में जो है, दोनों को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। एसिड और बेस दोनों को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि जो सब्सटेंस एसिड है, जो बेस है, अब प्रश्न उठता है जो एसिड है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो सब्सटेंस कोई एसिड और बेस होगा ही होगा। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। वैसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो ना तो एसिड है ना तो बेस है, ना तो एसिड है ना तो बेस है, उसको हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। इसको हमको फिर से बताना पड़ रहा है, ये हमने पार्ट 2 में बताया है। न्यूट्रल सब्सटेंस पार्ट 2 में बताए गए हैं। पार्ट 2 के लास्ट में मैंने बताया, जब इंडिकेटर पढ़ाए जा रहे थे तो वहां पे हमने न्यूट्रल सब्सटेंस बताया है, जब इंडिकेटर पढ़ाए जा रहे थे। तो हम यहाँ पे फिर भी हल्का सा बता देते हैं कि आपको कंसेप्ट आ जाए। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिड है ना तो बेस है। एग्जाम्पल तो वाटर, सॉल्ट, वाटर का फॉर्मूला H2O मैंने बताया था, और सॉल्ट यही सॉल्ट, ये सॉल्ट जो पढ़ना है वो ना तो एसिड है ना तो बेस है, उसको सॉल्ट है, NaCl फॉर्मूला है। ये किसी भी इंडिकेटर में कोई कलर चेंज नहीं करते हैं, इसलिए मैंने वहां पे बताया था इंडिकेटर में जब एसिड अपना कलर चेंज, एसिड के कारण इंडिकेटर का कलर चेंज होता था, बेस के कारण इंडिकेटर का कलर चेंज होता था, लेकिन न्यूट्रल सब्सटेंस के कारण एसिड के कोई कलर चेंज नहीं होता था। वो हमने इससे भी ज्यादा अधिक डिटेल से बताया है किसमें? पार्ट 2 में जब इंडिकेटर पढ़ा रहे थे, लास्ट में मैंने बताया न्यूट्रल सब्सटेंस। तो उसको देखिए, न्यूट्रल सब्सटेंस आपका जो है क्लियर हो जाएगा। हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, न्यूट्रल सब्सटेंस जान लिया। अब एक जो आपको जानना है, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस। आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में लिखने आ सकता है, एसिड और बेस के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। इस प्रकार से जानते हुए हम जो है एसिड और बेस को कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना।
हमने जितना प्रॉपर्टीज लिखाया ना दोनों में, एसिड और बेस में, उन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही आप खुद ब खुद डिफरेंस कर सकते हैं। फिर भी हम लिखेंगे एसिड का टेस्ट कैसा था, बोलो। एसिड्स हैव सोअर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा था, सोअर था, खट्टा था, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैंने लिखा बेसिस हैव bitter in taste। बेसिस हैव bitter in taste, वो क्या है, बेसिस। तो फर्स्ट एसिड हैव sour taste, बेसिस हैव bitter taste, यहाँ पे इन लगाना जरूरी नहीं था। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाया था उसी के आधार पे हो सकता है, क्या होगा, एसिड कैसा था, कोरोसिव नेचर था, और ये कैसा था, सोपी टू टच था। यहाँ कोरोसिव नेचर नहीं लिखना है, यहाँ पे बेसिस कैसा थे, बेसिस आर सोपी, सोपी टू टच, यानी कि स्लिपरी कह सकते हैं। सोपी मतलब स्लिपरी, स्लिप करता है, ऐसे साबुन जैसे स्लिप करता है, तो इसका टच। अभी आप यही सेंटेंस यहाँ पे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यार, टच, इसका टच नॉट सोपी, या कहो स्लिपरी नहीं था, ठीक है ना। अपने से लिख लीजिएगा ना, चलिए लिख ही देते हैं। एसिड्स आर नॉट सोपी इन टच, ठीक है। तीसरा जो आपका मेन डिफरेंस है वो ये टर्न करता है ब्लू से, ब्लू लिटमस को रेड में, और ये क्या करता है, टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 डिफरेंस आपका हो गया। अब कहोगे समानता क्या है, तो एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। ये हो गया आपका एक सिमिलरिटी। एसिड भी इंडिकेटर में, सभी इंडिकेटर में एसिड भी इंडिकेटर में अपना कलर चेंज करता है, बेस भी इंडिकेटर में अपना कलर चेंज करता है।